नमस्ते, मैं सौरभ द्विवेदी। आज एक आदमी पैदा हुआ और एक आदमी मरा। आप कहेंगे ये कैसी बेतुकी बात है। दुनिया में रोज लाखों लोग पैदा होते और मरते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो महज लोग या आंकड़ा नंबर भर नहीं रह जाते हैं। उनका नाम एक प्रॉपर नाउन, एक कॉमन नाउन में तब्दील हो जाता है। इतने मशहूर हो जाते हैं वो। ऐसे ही एक मशहूर व्यक्ति जगजीवन राम, देश के सबसे बड़े दलित नेताओं में से एक। कांग्रेस के नजरिए से कहा जाए तो देश के सबसे बड़े दलित नेता, या कि अंबेडकर को कांग्रेस का जवाब, जगजीवन राम। जगजीवन राम जिनके नाम इतिहास है सबसे ज्यादा लंबे समय तक 1946 से अपनी मौत यानी कि 1986 तक लगातार संसद का सदस्य रहने का, जिनके नाम रिकॉर्ड है सबसे ज्यादा बरस तक कैबिनेट मंत्री रहने का। फिर से सिलसिला शुरू हुआ 1946 में नेहरू की इंटरिम गवर्नमेंट से, जिसमें वो लेबर मिनिस्टर थे। 1963 से 67 तक का अगर 4 साल का कार्यकाल छोड़ दें, 2 साल नेहरू और 1.5 साल शास्त्री, तो वो लगातार मंत्री रहे, नेहरू की कैबिनेट में रहे, इंतरिम में रहे, फिर 52 से लेके 63-64 तक रहे और फिर इंदिरा की सरकार में रहे 77 तक। 77 में जनता पार्टी की सरकार आई तो उसमें उप प्रधानमंत्री रहे, डिफेंस मिनिस्टर भी रहे। और 1980 में 79-80 में जब चरण सिंह की सरकार बनी और जगजीवन राम अलग हुए, तब जाके ये सिलसिला खत्म हुआ। लोकसभा के सदस्य वो 1986 तक रहे सासाराम से। आज राजनीतिक किस्सा सुना रहे हैं आपको बाबू जगजीवन राम का, जो देश का प्रधानमंत्री बनते बनते इसलिए रह गए क्योंकि 2 थ्योरीज हैं। पहली ये कि वो दलित थे, इसलिए एक एंटी दलित खेमेबंदी हो गई, गोलबंदी हो गई चरण सिंह की अगुवाई में, मुरारजी देसाई और दूसरे ऊंची जातियों के, कथित ऊंची जातियों के नेताओं ने उसे सपोर्ट दिया। दूसरी थ्योरी ये कहती है कि जगजीवन राम की प्रतिद्वंदी इंदिरा गांधी की बहू मेनका गांधी के संपादन में निकलने वाली सूर्या मैगजीन में जगजीवन राम के दूसरी पत्नी से हुए बेटे सुरेश कुमार की नग्न तस्वीरें छपी दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट सुषमा के साथ, और इसकी वजह से जगजीवन राम की राजनीतिक पूंजी जमींदोज हो गई। इन सारे मसलों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे इन हाउस पॉलिटिकल एक्सपर्ट और मेरे दिल के बेहद करीब, और अपने प्रतिपक्षी विचारों के कारण अक्सर आपकी गालियों का मुस्कुरा के सामना करने वाले ऋषभ प्रतिपक्ष। ऋषभ, क्या थी बाबू जगजीवन राम की राजनीति? कुछ लोग कहते हैं, कट्टर अंबेडकरवादी कहते हैं कि जगजीवन राम कांग्रेस के हाथ की कठपुतली थे, एक सिंबल भर थे दलित रिप्रेजेंटेशन का, और असल में जगजीवन राम ने देश के दलितों के लिए कोई बड़ा क्रांतिकारी कदम नहीं उठाया, सिर्फ वो एक मुखौटे की तरह विद्यमान थे, पहले नेहरू की कैबिनेट में और बाद में इंदिरा की। सर, जगजीवन राम की क्या हैसियत थी कांग्रेस में या नेहरू की सरकार में, वो इस तस्वीर से जाहिर होती है। अब देखें, नेहरू, गोविंद वल्लभ पंत, पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री, गोविंद वल्लभ पंत देश के गृह मंत्री, बाबू जगजीवन राम लेबर मिनिस्टर, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के भी पोर्टफोलियो रहे थे इनके पास पंत साहब के टाइम पे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मुरारजी देसाई वित्त मंत्री, और शपथ ग्रहण कर रहे हैं मनु भाई करके इनका नाम था, ये कोई नेता यहाँ खड़े हुए हैं, और ये हैं आजाद साहब, हाँ, जो शिक्षा मंत्री थे, और मुरारजी देसाई जो वित्त मंत्री थे। तो मतलब ये तो बहुत ही, जिसे हम लोग कहते हैं ना कि कोर कैबिनेट मीटिंग जैसा लग रहा है। कोर कैबिनेट की मीटिंग है, और आप देखेंगे कि इन सब में सबसे कम उम्र के हैं बाबू जगजीवन राम। इनफैक्ट बाबू जगजीवन राम 1946 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की सदारत में देश की पहली आंतरिक कैबिनेट बनी थी, जिसने आज़ादी का पूरा वो प्रोसेस पूरा किया सत्ता के हस्तांतरण का, और 1952 के पहले चुनाव तक जो कार्यकाल में रही, उसके भी ये सबसे यंग कैबिनेट मिनिस्टर थे। सर, अंबेडकर को ऐसे माना जाता है कि दलितों का वो सबसे बड़ा चेहरा थे, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि बाकी लोग नहीं थे। जगजीवन राम भी थे। 1937 के चुनाव में अंबेडकर की पार्टी को मात्र 12 सीटें मिली थी, और कांग्रेस ने जो दलितों की सीटें थी उनमें से अंबेडकर की पार्टी को मात्र 12 सीटें मिली थी।
14 सीटें जगजीवन राम की पार्टी को मिली थी बिहार विधानसभा में। मतलब अगर कंपेयर करें उस हिसाब से तो जगजीवन राम की पार्टी क्या नाम था, कुछ इन्होंने पार्टी का नाम था ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस करके कुछ नाम रखा था जी, जो उन्होंने कलकत्ता से आके बनाई थी। कलकत्ता से आके बनाई थी। और बाद में जब 1946 में चुनाव हुए तो 151 सीटें थी दलितों की, जिसमें से 123 सीटें कांग्रेस को मिली और अंबेडकर की पार्टी को मात्र 2 सीटें मिली थी। और ये ध्यान रखिए कि ये अंबेडकर और कांग्रेस के बीच की कोई ऐसी राजनीतिक लड़ाई नहीं थी जिसमें सीटों का महत्व सिर्फ सत्ता हासिल करने का हो। दरअसल अंबेडकर बनाम कांग्रेस की इस लड़ाई को आपको पूना पैक्ट के संदर्भ में देखना होगा। 1930-31 में जो गोलमेज सम्मेलन हो रहे थे, जिसमें अंबेडकर दलितों के प्रतिनिधित्व करने जाते थे, मदन मोहन मालवीय हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करने जाते थे और गांधी कांग्रेस का। और तब अंबेडकर ने ऐसा कहा था कि दलितों के लिए अलग विधानसभाएं बनाई जाएं, अलग निर्वाचन मंडल बनाए जाएं। इस पे गांधी ने यह जोर दिया कि नहीं, आप दलितों के लिए कुछ सीटें तो आरक्षित कर सकते हैं, लेकिन हर सीट पे दलितों का अलग प्रतिनिधि, अलग निर्वाचन मंडल गलत है। कई प्रखर अंबेडकरवादी इस चीज के लिए आज तक गांधी की आलोचना करते हैं, उनको हिंदू बनिया कहा जाता है। हालांकि ये शब्द मुस्लिम लीग के नेताओं ने भी बहुत इस्तेमाल किया। जगजीवन राम की मेधा का एक उदाहरण आपको और दे दूं। आप जरा वो तस्वीर निकालिए गूगल से, जब बाबू जगजीवन राम चेयर की स्थापना हुई बीएचयू में। जगजीवन राम आरा के रहने वाले थे, आरा के रहने वाले थे और वहाँ के एक हाई स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे। एक दिन उन्होंने घड़े से पानी पी लिया। तो 2 तरह के घड़े रखे थे विद्यालय में, हिंदू घड़ा और मुस्लिम घड़ा। आज साल 2017 में सुन के हमें ये बात अजीब लगेगी कि इस तरीके से पानी का विभाजन कैसे हो सकता है, या शायद ना भी लगे, नए सिरे से लकीरें खींची जा रही हैं। पर अपने बुजुर्गों से पूछिएगा तो आपको शायद बताएं कि एक दौर था हिंदुस्तान में जब स्टेशन पर भी इसी तरह की नारे लगते थे, इसी तरह की आवाजें लगती थी, हिंदू पानी ले लो, और एक लड़का भाग भाग के लोटे में पानी पिला रहा होता था, वो हिंदू पानी होता था। वैसे ही मुस्लिम पानी के लिए भी नारे लगते थे। ऐसे दौर में जब जगजीवन राम ने अपने स्कूल में हिंदू घड़े से पानी पी लिया तो बात प्रिंसिपल तक पहुंची। बताया गया कि एक अछूत लड़के ने ऐसा काम किया है। प्रिंसिपल ने समाधान ये निकाला कि एक तीसरा घड़ा रख दिया। जगजीवन राम को ये अन्याय नागवार गुजरा और उन्होंने उस घड़े को तोड़ दिया। दोबारा घड़ा रखा गया, दोबारा तोड़ दिया। 2 घड़े टूटने के बाद प्रिंसिपल को थोड़ी सी अकल आई और उन्होंने सो कॉल्ड अछूतों के लिए अलग से घड़ा रखना बंद कर दिया। उन्हीं दिनों की बात है कि एक फंक्शन में शरीक होने के लिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के संस्थापक महामना मदन मोहन मालवीय उस विद्यालय पहुंचे। जगजीवन राम ने उनके स्वागत में एक भाषण दिया। मालवीय उस भाषण से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने जगजीवन राम को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आमंत्रित कर दिया। जब वो बीएचयू पहुंचे तो उन्हें बिड़ला के नाम से स्कॉलरशिप भी मिली। स्कॉलरशिप तो मिल गई, कक्षा में दाखिला भी मिल गया, लेकिन समाज में बराबरी का रुतबा हासिल करने के लिए देश के दलितों को तब भी लड़ना पड़ता था। तब भी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज भी हमारे अखबारों में हफ्ते में एक आध बार ये खबर जरूर आ जाती है कि दलित होने की वजह से किसी व्यक्ति की पिटाई कर दी गई, दलित युवक की एक गैर दलित युवती से प्रेम के चलते हत्या कर दी गई। चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं बदली हैं। खैर, जगजीवन राम की बात कर रहे हैं। जगजीवन राम के साथ आलम यह था कि उन्हें मेस में बैठने के लिए, दिखाइए ये बड़ी स्क्रीन पे तस्वीर, मेस में बैठने के लिए तो इजाज़त मिल गई, लेकिन उनको खाना परोसने को कोई राज़ी नहीं होता था। यही बात उनके बाल काटने वालों पर भी लागू होती थी। मीरा कुमार ने, उनकी बेटी मीरा कुमार, जो साल 2009 से 2014 के बीच लोकसभा की स्पीकर भी रहीं, ये तस्वीर देखिए, ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में जब बाबू जगजीवन राम की चेयर का अनावरण हुआ सोशल साइंसेज के डिपार्टमेंट में, तब की याद दिलाती तस्वीर है। तब मीरा कुमार ने ये वाकया सुनाया कि पिताजी के बाल काटने के लिए भी गाजीपुर से एक नाई आता था। बनारस के नाई भी बाल काटने के लिए तैयार नहीं थे जाति की वजह से। ये थी लड़ाई। और देखिए इस लड़ाई का ये सिला मैं बार बार इस देश के दलितों और इस देश की औरतों से, इस देश की एक लड़कियों से ये बात कहता हूँ कि अगर तुम्हें समाज में अपनी स्थिति बदलनी है तो तुम्हें पढ़ना होगा। पढ़ाई ही तुम्हारा इकलौता हथियार है। वही तुम्हें आत्मसम्मान देगा, वही तुम्हें नौकरी देगा
और वही तुम्हें समाज में बराबरी का रुतबा हासिल करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ताकत और हथियार देगा। सावित्रीबाई फुले भी यही कहती थी। बाबू जगजीवन राम ने पढ़ाई की। जब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में उन्हें भेदभाव दिखा तो वो छोड़ के कैलकाटा यूनिवर्सिटी चले गए। वहाँ पे उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और वहाँ से आके बिहार में राजनीति शुरू की। और उनका ये असर ही था जिसको देखते हुए कांग्रेस और ब्रिटिशर्स दोनों उन्हें अपने पाले में लाने के लिए प्रयास कर रहे थे। और जब 1935-36 में पहली मर्तबा विधानमंडल के चुनाव हुए तो जगजीवन राम ने कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। पहले उनको ब्रिटिश ने उनको विधान परिषद में नॉमिनेट कर दिया 1936 में। फिर 1937 के चुनाव में अपनी पार्टी से ही लड़े और उससे जीते। उसके बाद मतलब कांग्रेस का प्रत्यक्ष सपोर्ट था। कांग्रेस ये समझ रही थी कि अम्बेडकर के खिलाफ हमको कोई मिल रहा है, क्योंकि नेपाल और बिहार में जब भूकंप आए थे तो उसमें बाबू जगजीवन राम ने बहुत ज़्यादा काम किया था। तो इसकी वजह से इनकी इमेज बिहार में तो बहुत अच्छी थी। उसके बाद कांग्रेस ने इनको लपक लिया 1937 में और फिर ये उनका करियर निकल पड़ा उनके साथ। और उसके बाद से ये लगातार नेहरू की कैबिनेट का हिस्सा रहे। अब सवाल ये उठता है कि नेहरू की कैबिनेट में तो कई नेता थे, तो जगजीवन राम का कद कैसे बढ़ा? और उससे भी पहले बात यह कि यदि जगजीवन राम का कद लगातार इतना बढ़ ही रहा था तो नेहरू ने उन्हें अपनी कैबिनेट से ड्रॉप क्यों किया और शास्त्री ने उन्हें अपनी कैबिनेट में क्यों नहीं रखा? ऋषभ जी, इस पर कोई आपका? सर ये बात की बात है, उससे पहले अगर बात करें तो इन्होंने मतलब लेबर मिनिस्टर रहते हुए जो फैसले किए थे तो आज़ाद भारत में वो सबसे बड़े फैसले थे। पेमेंट एक्ट, बोनस एक्ट, इंश्योरेंस को लेके चीज़ें, मतलब इससे पहले ये चीज़ें सुनी नहीं गई थी। और एक दलित नेता के तौर पर जिस समाज से ये आते थे उसी समाज के लिए इन्होंने वो काम किए जो बाकी ऐसे कम्युनिस्ट या लेफ्ट लीनिंग वाले लोग सोचते थे या उनके लिए बातें करते थे। अंबेडकर का जो आलोचनावादी मतलब जो उनका तरीका था कि कांग्रेस की धज्जियां उड़ा देते थे, शैम रिप्रेजेंटेशन बोलते थे कि इससे कोई फायदा नहीं होगा, उसके पैरेलल ही जगजीवन राम सरकार के अंदर जाकर उन्होंने एक कानून लाए। तो मेरे ख्याल से ये एक मतलब एक अलग तरह की अंबेडकर के पैरेलल एक बहुत अच्छी चीज़ चल रही थी। और बाद में सर जो चीज़ें हुई उनके बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं है कि आखिर इनकी आपसी राजनीतिक लड़ाई क्या हुई, क्यों इनको ड्रॉप किया गया। उन दिनों लुटियंस दिल्ली की राजनीतिक पत्रकारिता करने वालों का कहना है कि 1961 के भारत और चीन के युद्ध के बाद जब नेहरू नए सिरे से नई राजनीतिक परिस्थितियों में अपने मंत्रिमंडल को जमा रहे थे, अपनी बेटी इंदिरा गांधी के लिए रास्ता साफ कर रहे थे, जिसमें तमिलनाडु के कामराज जैसे नेता, बंगाल के अतुल्य घोष जैसे नेता, महाराष्ट्र के एस.के. पाटिल जैसे नेता अपने अपने राज्यों में अपनी गद्दी मजबूत करने के लिए नेहरू की मदद कर रहे थे। उस प्लान में नेहरू को जगजीवन राम जैसे पढ़े लिखे प्रखर दलित नेता अटकते हुए नजर आए। वो इंदिरा के पॉलिटिकल सक्सेशन प्लान को रोक सकते थे। सर मुख्य लड़ाई नेहरू की यूपी के नेताओं से थी। यूपी में बहुत ज्यादा के नेता जो थे ऋषभ, वो प्रकट रूप से प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे। सबसे बड़े दावेदार जो अक्सर ये कहा करते थे। आज देखिए 5 अप्रैल की तारीख है, 23 मार्च को हम लोग उस दिन जिक्र कर रहे थे भगत सिंह को फांसी हुई। 23 मार्च को ही राम मनोहर लोहिया का जन्मदिन है। 23 मार्च को ही मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री होंगे, ये बात तय हुई थी। और मोरारजी देसाई का जब ये तय हो गया कि प्रधानमंत्री बनना है, उन्होंने शपथ भी ले ली 27 के लगभग, तब भी वो बार बार ये कहते रहे कि मुझसे ये हक 2 बार छीना गया है। तो मोरारजी देसाई तो ये सोचते थे कि जवाहरलाल नेहरू के बाद सत्ता के शीर्ष के वही सबसे उपयुक्त दावेदार हैं। वित्त मंत्री रहे लगातार, देश के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रोविंसेस में से एक मुंबई प्रोविंस जिसमें महाराष्ट्र और गुजरात शामिल था, उसके मुख्यमंत्री रहे वो। और वो अपने आप को बहुत कट्टर गांधीवादी मानते थे। मतलब गांधी जी के आह्वान पे उन कुछ राजनीतिक नेताओं ने जिन्होंने सेक्स से दूरी बना ली थी, ब्रह्मचर्य के जीवन का पालन करने लगे, तो उनमें से एक जयप्रकाश नारायण थे, उनमें से एक मोरारजी भाई भी थे। जयप्रकाश नारायण ऐसे भी दिखते थे, मतलब ज्यादातर जो फोटोज हैं उनकी ऐसी पाई जाती हैं, वृद्धावस्था। ये जेपी के 40 के दौर की फोटो हैं, जब वो पढ़ाई करके लौटे अमेरिका से। हाँ, और वहाँ पे उन्होंने पढ़ाया भी था अमेरिका में किसी यूनिवर्सिटी में, उसके बाद लौट के आए थे। तो उस समय मतलब उस समय की तस्वीरें जब ये हुआ करते थे। तो जगजीवन राम को इसलिए किनारे कर दिया गया, शास्त्री की गणित में भी फिट नहीं बैठते थे।
यूपी से आने वाले नेताओं को, अमूमन यूपी बिहार के नेताओं को एक आर्म की डिस्टेंस पे रखना भाता भी था। इसको नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह के भी संदर्भ में पढ़ा जा सकता है। जी, यूपी में उस वक्त सर 7-8 बड़े नेता थे जो कि मतलब नेहरू को चुनौती देते थे। ये जवाहरलाल सबसे, नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, हाँ, संपूर्णानंद, चंद्रभानु गुप्ता, त्रिभुवन नारायण सिंह, ऐसे करके कई नेता थे जिनकी अपनी अलग मतलब पहचान थी। गोविंद वल्लभ पंत भी थे, हालांकि उनका निधन हो गया था फिर 60 वर्ष लगा। हाँ, तो इस वजह से कामराज प्लान लाने के लिए लोग ज्यादा आतुर थे। उनको लगता था। वापस बाबू जगजीवन राम पे लौटते हैं। 1969 में जब सिंडिकेट निजलिंगप्पा, एस.के. पटेल, अतुल्य घोष और कामराज वाली जो धड़े वाली कांग्रेस थी और मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी के बीच झगड़ा बढ़ गया, बेंगलोर के लालबाग में एक मशहूर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई। मीटिंग में ये तय हुआ कि कांग्रेस के प्रेसिडेंट पद के जो दावेदार हैं वो होंगे नीलम संजीव रेड्डी, जो कुछ बरस पहले तक आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उधर दिल्ली में इंदिरा गांधी ने यह ऐलान कर दिया कि उनके प्रेसिडेंट कैंडिडेट होंगे वीवी गिरी, जो निवर्तमान उपराष्ट्रपति और कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। ये चुनौती इसलिए आ गई थी क्योंकि जाकिर हुसैन का अचानक निधन हो गया। ऐसे वक्त में कांग्रेस में विभाजन हुआ। नवंबर के तीसरे हफ्ते में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की दिल्ली में बैठक हुई जिसमें इंदिरा को निकाल दिया गया और तब जगजीवन राम इंदिरा के साथ गए। दो कांग्रेस बन गई थी, कांग्रेस ओ यानी कि कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन और कांग्रेस आई यानी कांग्रेस इंदिरा। और आपको पता है कि कांग्रेस इंदिरा का पहला अध्यक्ष बाबू जगजीवन राम थे। बाबू जगजीवन राम कांग्रेस इंदिरा के पहले अध्यक्ष थे। बाद में इस पद पे देवकांत बरुआ भी बैठे, एक दो नेता और रहे, लेकिन 77 के बाद जब एक बार फिर से कांग्रेस में विभाजन हुआ तब इंदिरा ने अपने और अपने परिवार के अलावा किसी को इस पद पर काबिज नहीं होने दिया। इकलौता अपवाद नरसिम्हा राव और सीताराम केसरी हैं लगातार, क्योंकि तब गांधी परिवार का कोई व्यक्ति नहीं था। जी, आप कुछ कह रहे थे। हाँ सर, 1969 के बाद जब ये मतलब बने, ये बहुत ही बड़ा पॉलिटिकल मूव था ये। मतलब मैंने तो जब जाना तो मैंने बड़ा अप्रिशिएट किया। दलितों को ये संदेश देने के लिए कि इंदिरा को उनकी चिंता है और इसलिए सर्वोच्च पद पर एक दलित को बिठाया जा रहा है। और जगजीवन राम की तरफ से भी ये बढ़िया कदम था कि वो चले गए उनके साथ। मतलब अगर कोई पॉलिटिशियन है, दलित पॉलिटिशियन है, तो मेरे हिसाब से उसे मौका नहीं चूकना चाहिए अगर मौका मिलता है कुछ कर दिखाने का था। और उसके साथ ही उनको उसी साल डिफेंस मिनिस्टर भी बनाया गया था। और इसीलिए ये तस्वीर दिखा रहे हैं हमको आप। 1971 की जो लड़ाई हुई तो जगजीवन राम के योगदान को हालांकि भुला दिया गया इंदिरा गांधी के ग्लैमर में। सारा श्रेय उन्हीं को जाता है। लेकिन ये तस्वीरें 1971 की लड़ाई की हैं, जब ईस्ट पाकिस्तान को अलग होके एक बांग्लादेश नाम का देश बना। भारत ने वहां की मुक्ति वाहिनी को ट्रेन किया। ये बाबू जगजीवन राम नजर आ रहे हैं, एयरफोर्स के विमान का निरीक्षण करने गए हैं, देख रहे हैं। और ये है जो सैनिकों के साथ खड़े हैं बाबू जगजीवन राम। 1971 की जीत हमारे देश के सैन्य इतिहास का सबसे स्वर्णिम पन्ना है ना। मानिक शाह के नेतृत्व में हमने ये जीत हासिल की। इंदिरा गांधी ने पॉलिटिकल विल दिखाई, मानिक शाह ने फौजी जो एक रणनीति होती है उसको सही तरीके से अंजाम दिया। और लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा, ईस्टर्न कमांड के मुखिया, उनके सामने लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी ने आत्मसमर्पण किया था 16 दिसंबर 1971 को। 92,000 के लगभग सैनिक थे, जिन सैनिकों को हमने शिमला समझौते के बाद जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के बीच हुआ था, उसके बाद रखा था, अच्छे से रखा था। आपको पता है जुल्फिकार अली भुट्टो ने क्या किया? क्योंकि सारा बवाल हुआ था जुल्फिकार अली भुट्टो के चक्कर में। 69 में अयूब खान ने सत्ता गंवा दी, उनकी जगह आई जनरल याहिया खान। याहिया खान की दिलचस्पी फौज या प्रशासन संभालने से ज्यादा खूबसूरत औरतों के साथ सोने में थी। तो याहिया खान की सैन्य प्रशासन से पकड़ कमजोर हो रही थी। ऐसे में 1971 में असेंबली के इलेक्शन हुए और इलेक्शंस में जो बंगाल के साइड की सीटें थी उन पे क्लीन स्वीप किया शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग ने। इधर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीती। जुल्फिकार अली भुट्टो को लगता था, बेनजीर भुट्टो के पिता को, कि वो नेचुरल क्लेमेंट है, लेकिन नंबर ऑफ सीट्स उनकी ज्यादा थी। लेकिन इस चक्कर में संसद का गठन नहीं हुआ और युद्ध शुरू हो गया। जब युद्ध खत्म हुआ तो याहिया खान ने पद छोड़ा और जुल्फिकार अली भुट्टो की सत्ता में वापसी हुई, जो कि अयूब खान के समय विदेश मंत्री हुआ करते थे। और जुल्फिकार अली भुट्टो तब शिमला समझौते के लिए इंदिरा के पास आए। दोनों के बीच समझौता हुआ, लेकिन उसके पहले जुल्फिकार अली भुट्टो ने क्या किया, वो जो 92,000 सैनिक थे उनमें से जो शादीशुदा सैनिक थे उनकी बीवियों और बच्चों से पोस्ट कार्ड लिखवा के इंदिरा गांधी को भिजवाते थे। तो प्रधानमंत्री के ऑफिस में
रोजाना एक बड़ी झोली भर के पोस्ट कार्ड पहुंचते थे पाकिस्तान से कि प्लीज मेरे पापा को छोड़ दीजिए, प्लीज मेरे शौहर को रिहा कर दीजिए। तो एक पॉलिटिकल प्रेशर भी बना रहे थे। कई लोग इंदिरा गांधी की आलोचना करते हुए कहते हैं, और शास्त्री की भी, कि हम लोग हमेशा जंग के मैदान में जीते हैं और लड़ाई के मैदान में, मेज के मैदान पर, बातचीत की टेबल पर हारे हैं। लेकिन हमें यह ध्यान रखना होगा कि 1971 के दौर में जब शीत युद्ध अपने चरम पर था, 92,000 सैनिकों को आप लंबे वक्त तक बंधक बना के नहीं रख सकते थे। दूसरी चीज जो हुई थी शिमला समझौते में वो ये है कि जुल्फिकार अली भुट्टो ने इंदिरा को ये यकीन दिलाने की कोशिश की थी कि भारत की जो भी शर्तें हैं, चाहे वो कश्मीर के मसले पे हो चाहे दूसरे, हम उनको मानने के लिए तैयार हैं। जुल्फिकार अली भुट्टो ने लगभग गिड़गिड़ाते हुए नेहरू की बिटिया से कहा था, मुझे कुछ तो रियायत दीजिए, मेरा कुछ तो भरोसा करिए, आखिर वापस अपने मुल्क जाकर मुझे सियासत करनी है, मैं सियासत में बना और बचा रहूँगा, तभी तो अपना कॉल निभा पाऊँगा। बाद में जुल्फिकार अली भुट्टो के करीबी ब्यूरोक्रेट ने इंदिरा के करीबी ब्यूरोक्रेट पीएन हक्सर की खिल्ली उड़ाई थी, आपकी मैडम कितने जल्दी भरोसा कर लेती हैं। शुक्रिया पाकिस्तान एक बार फिर हमारा भरोसा तोड़ने के लिए। भुट्टो ने भी कहा था बेनजीर भुट्टो ने भी कि इंदिरा गांधी जुल्फिकार को देखती रह गई थी, उन्होंने ऐसा कुछ क्लेम किया था। इस वापस बाबू जगजीवन राम पे लौटते हैं। 1971 के युद्ध के एक और नायक जिनका कम जिक्र होता है, 71 के युद्ध के नायक के तौर पर मानिक शाह और इंदिरा गांधी की तो बार बार बात होती है, जगजीवन राम की नहीं। ईस्टर्न कमांड के लेफ्टिनेंट जैकब ने लिखा है कि भारत को इनसे अच्छा रक्षा मंत्री नहीं मिला है। ये उन्होंने अपने मेमोइर्स में लिखा है। और लड़ाई के दौरान जगजीवन राम की ही देन थी कि भारत और बांग्लादेश के सैनिक मिलकर लड़े और एयरफोर्स, नेवी और आर्मी तीनों का मतलब कुशल संचालन किया। ये एक बड़ी बात होती है लड़ाई के दौरान तीनों को मिला के चलना। और मुक्ति वाहिनी के लोगों को हम लोगों ने जिस तरीके से ट्रेन किया, बिना पॉलिटिकल सिनेरियो पे आए हैं। पाकिस्तान यही काम नहीं कर पाया था, उनकी नेवी आर्मी अलग अलग फाइट कर। और रक्षा मंत्री का कितना अहम रोल होता है, इसको ऐसे भी समझ लें कि जब हम लोग चीन से लड़ाई हारे 1961 की, तब उसका एक बड़ा दोष उस वक्त के रक्षा मंत्री नेहरू के करीबी कृष्णा मेनन के ऊपर भी गया था, क्योंकि हमारी सेना तैयार थी, उसको हमले का आदेश नहीं दिया गया था, बार बार डिफेंसिव पोजीशन पे रहने को कहा गया था। बाबू जगजीवन राम 1971 के बाद उनकी सियासत लगातार मजबूत होती जा रही थी। हालांकि लोग ये भी कहते हैं कि 73-74 के दौर में जब जनता कार बनाने से मम्मी के प्यारे बेटे छोटे संजय गांधी का जी भर गया और वो जनता की कार की जगह जनता की सरकार यानी कि इंदिरा गांधी की सरकार के साथ खेलने लगे, अपने मन मुताबिक पहियों को, चक्कों को रिंच पाने से इधर उधर करने लगे, तब जगजीवन राम का कद कुछ समय के लिए घट गया और इसीलिए जगजीवन राम से डिफेंस जैसा बड़ा पोर्टफोलियो वापस ले लिया गया और वापस लेबर मिनिस्ट्री और इसी तरीके की कृषि और शिक्षा जैसे अपेक्षाकृत हल्के मंत्रालय दे दिए गए। जगजीवन राम को यह लगा था कि 25 जून 1975 को इलाहाबाद की हाईकोर्ट वाली बेंच में जस्टिस सिन्हा ने जब ये फैसला सुनाया राजनारायण की पिटीशन पर कि इंदिरा गांधी का रायबरेली से निर्वाचन अयोग्य साबित होता है, वो 6 महीने तक सदन में वोटिंग नहीं कर पाएंगी अपील करने तक, और अगर वो दोषी पाई जाती हैं तो 6 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगी लोकसभा का। तब जगजीवन राम को ये लगा था कि चूंकि मुश्किल के वक्त उन्होंने इंदिरा गांधी का साथ दिया था, चूंकि वो कांग्रेस इंदिरा के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, चूंकि वो एक बड़ा दलित चेहरा हैं और चूंकि ये आखिरी चूंकि वो इंदिरा गांधी के लिए कभी भी सत्ता के केंद्र के रूप में चुनौती पेश नहीं कर सकते हैं, इसलिए अब उनकी बारी आ गई है। यदि इंदिरा किसी को सत्ता की चाबी सौंपेंगी, आज के संदर्भ में कहें तो वो जयललिता के पनीर सेल्वम बनना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सिद्धार्थ शंकर रॉय और संजय गांधी की सलाह पर इंदिरा गांधी ने फखरुद्दीन अली अहमद से संविधान के क्लॉज का हवाला देते हुए फोटो है, इमरजेंसी का ऐलान करते हुए संविधान का हवाला देते हुए इंदिरा ने इमरजेंसी का ऐलान कर दिया। जगजीवन राम बने रहे इंदिरा की कैबिनेट में। फिर क्या हुआ सर? उसके बाद फिर जब चुनाव का ऐलान हुआ 23 जनवरी 1977 को, तो उस समय तक इंदिरा गांधी को लग नहीं रहा था कि ये हारेंगी और विपक्षियों को लग नहीं रहा था कि वो जीतेंगे। लेकिन फरवरी में जगजीवन राम ने कांग्रेस छोड़कर जनता पार्टी के साथ जाने का ऐलान किया, एक नई पार्टी बनाई। हाँ, पहले तो पार्टी बनाई कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, अपना वो कायम किया। उसके बाद जब ऐलान किया कि हम जनता पार्टी के साथ लड़ेंगे, तो अचानक विपक्षियों में उत्साह आ गया। मतलब ये बहुत एक भरोसा हो गया था, जैसे कि कल
के चुनाव में अमित शाह ऐलान कर दें कि मैं राहुल गांधी के साथ लड़ूंगा, तो उस तरीके का कुछ हुआ। अचानक से एकदम माहौल ही बदल गया, सबके तेवर बदल गए, भाषण होने लगे। और आपसे लोग बहुत नाराज होने वाले हैं इस तुलना पे, मैं पहले ही बता दूं, कमेंट बॉक्स में बाढ़ आ जाएगी। बहरहाल जगजीवन राम जनता पार्टी के साथ आ गए। जनता पार्टी को लगा कि अब दलित भी ब्लॉक में उनके साथ आ जाएंगे। जनता पार्टी के नेतृत्व के ज्यादातर लोग ऐसे थे जो संघर्षशील और तपे तपाए तो थे, लेकिन दलित बिरादरी से नहीं आते थे, इसलिए उतना सीधा जुड़ाव नहीं था। और इंदिरा को भी तभी लगा कि वो चुनाव हार सकती हैं। इंदिरा को सही लग रहा था, जनता पार्टी के नेताओं को भी सही लग रहा था। सर एक चीज और लग रही थी कि जब ये गए तो सबको ये लगने लगा कि अब ये मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनेंगे जगजीवन राम। उस समय ये सबसे बड़े नेता के तौर पर उभरे थे। और ऐसा हाल, उससे पहले एक और चीज हुई थी। हाँ, ये जरा बॉबी दिखाइए, ये देखिए, राज कपूर मेरा नाम जोकर बनाई, पूरी संपत्ति लगा दी, कर्जा भी लिया, फिल्म फ्लॉप हो गई, राज कपूर बर्बादी के कगार पर आ गए। तब एक छोटे मोटे वितरक कपाड़िया साहब की बेटी डिंपल कपाड़िया, महज 16-17 बरस की उम्र, और अपने बेटे चिंटू यानी कि ऋषि कपूर को लेकर फिल्म बनी बॉबी, सुपर डुपर हिट फिल्म। पर बॉबी का जगजीवन राम और देश की सियासत में क्या रोल? दरअसल बॉबी बन तो गई थी, 70-72 में बन के रिलीज भी हो गई थी, पर तब फिल्में आम जनता तक उतना नहीं पहुंच पाती थी, सबकी पहुंच नहीं थी। और टीवी पर तो बहुत ही रेयर फिल्में दिखाई जाती थी, उस पर भी लेटेस्ट ब्लॉकबस्टर हिट जैसी तो कोई बात ही नहीं थी। और ऐसे में संजय गांधी के दरबारी विद्याचरण शुक्ल, जो इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थे, उन्होंने ये तय किया कि एक रोज इतवार की शाम देश को बॉबी दिखाई जाएगी। बेहद मशहूर फिल्म, अपने बिकनी सीन्स की वजह से, अपने पोल्का डॉट्स वाले ब्लाउज की वजह से, अपने गानों की वजह से, अपने कंटेंट की वजह से और कमाल की एक्टिंग की वजह से और बॉबी दिखाई गई। लेकिन बॉबी को दिखाने की इकलौती वजह सिर्फ ये नहीं थी कि विद्याचरण शुक्ल को अचानक से अपने भारतवासियों के मनोरंजन की चिंता हो गई थी। दरअसल जिस शाम बॉबी का प्रसारण किया गया, उस शाम देश के रामलीला मैदान में विपक्षी पार्टियों के नेताओं की पहली बड़ी जनसभा होनी थी। जनसभा में अटल बिहारी वाजपेयी ने शानदार वक्तव्य दिया, जिसका हम अक्सर जिक्र करते हैं। बाबू जगजीवन राम के चलते भी बहुत भीड़ उमड़ी, जबकि बारिश हो रही थी, लोग छाता लेके आए थे, फिर भी रात के 10 बजे तक मैदान में जमे रहे। और अगले दिन अखबार में हेडिंग लगी, बाबू बीट्स बॉबी। बाबू बीट्स बॉबी। बाबू जगजीवन राम ने बॉबी को हरा दिया। ऐसा करिश्मा था बाबू जगजीवन राम का। ऐसे में यह स्वाभाविक था कि 1977 में मार्च में जब चुनाव के नतीजे आने शुरू हों, तो बाबू जगजीवन राम, बिहार का बेटा, देश का सबसे बड़ा दलित नेता, खुद को देश के सबसे बड़े पद का जायज दावेदार माने। लेकिन एक बार फिर से सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों ने अपने अपने सिरे से प्यादे आगे बढ़ाए और जगजीवन राम को उनके वाजिब हक से महरूम कर दिया। किसने लिया यह फैसला? मोरारजी देसाई, गांधीवादी नेता, जो मशहूर हुए अपनी पेशाब थ्योरी को लेकर, अपने पेशाब इलाज को लेकर। जगजीवन मोरारजी देसाई के बारे में कहा जाता था कि वो शराबबंदी पर सख्ती से अमल किया करते थे और स्वस्थ रहने के लिए अपनी ही पेशाब पिया करते थे। आलम यह था कि जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री रहते हुए अमेरिका गए, तो सबसे ज्यादा सवाल ना भारत की सामरिक स्थिति पर पूछे गए, ना आर्थिक स्थिति पर, ना राजनीतिक, बार बार उनकी पेशाब के बारे में, उसके इलाज के बारे में पूछे गए। अमरीकी मजाक में कहते थे, क्या वाकई तुम्हारे देश का प्रधानमंत्री मोरारजी कोला पीता है? मोरारजी कोला उन्होंने कोका कोला की तर्ज पर नाम रखा था। इसमें एक तंज और भी था। दरअसल मोरारजी देसाई की सरकार में इंडस्ट्री मिनिस्टर थे जॉर्ज फर्नांडिस, जिन्होंने आईबीएम और कोका कोला जैसी कंपनियों को देश से बाहर निकाल दिया था। जगजीवन राम नहीं माने, उन्हें यह बात गवारा नहीं हुई कि जनता पार्टी, जिसके ज्यादातर सदस्य उत्तर भारत से जीत के आए हैं, उनकी सदारत गुजरात का नेता मोरारजी देसाई करे। मोरारजी देसाई को लगता था कि उनका स्वाभाविक हक बनता है, क्योंकि वो नेहरू और इंदिरा की कैबिनेट में बड़े पदों पर रहे। 2 बार वो प्रधानमंत्री पद की लड़ाई हारे, एक बार लाल बहादुर शास्त्री से, दूसरी बार इंदिरा गांधी से। ऐसे में जयप्रकाश नारायण ने दखल दिया, क्योंकि एक तीसरा नेता भी था जो इस कुर्सी पर दावा ठोक रहा था, और वो थे चौधरी चरण सिंह।
जेपी के दखल के बाद यह तय हुआ कि मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। 23 मार्च को यह तय हुआ। जगजीवन राम मोरारजी देसाई की कैबिनेट में शामिल होने के लिए राजी नहीं हुए। बाद में जयप्रकाश नारायण के व्यक्तिगत आग्रह पे, लोग कहते हैं कि जयप्रकाश ने बहुत भावुक होते, उनकी आंखों में आंसू आ गए थे, हाथ जोड़ने को थे, और तब जगजीवन राम का दिल पसीज गया, क्योंकि उन्होंने जेपी के संघर्ष को देखा था। उनको यह भी पता था कि जेपी कुछ भी कर रहे हैं वो फैसला सही या गलत हो सकता है, लेकिन इनका कोई व्यक्तिगत लोभ भी नहीं है। जेपी से एक बात हो कि जेपी का मतलब इतना रुतबा था कि इंदिरा गांधी इमरजेंसी लगाने के बाद भी उनकी बातें सुनती थी। मतलब ऐसा नहीं था कि लिखा करते थे वो हिंदू, प्यारी हिंदू। हाँ, इंदिरा भी सुनती थी इमरजेंसी के दौर में भी। एक जिसको कहते हैं एक नैतिक आभा थी, क्योंकि जयप्रकाश नारायण को नेहरू का वारिस कहा जाता था। फिर अचानक आचार्य विनोबा भावे के संपर्क में आने के बाद वो सक्रिय राजनीति छोड़कर भूदान आंदोलन से जुड़ गए। हालांकि जितनी तेजी से वो गए थे भूदान आंदोलन की तरफ, उतनी ही तेजी से वापस भी लौट आए। और बहुत ही सच्चे, लोहिया अपने लिए जो टर्म यूज करते थे वो जेपी पर भी लागू होता है, कुजात गांधीवादी थे। गांधीवाद की छद्म रस्मों में नहीं पड़ते थे, भीतर से गांधीवादी थे। जेपी के कहने पर जगजीवन राम मान गए और 27 मार्च को उन्होंने शपथ ले ली कैबिनेट मंत्री की। उनको डिफेंस का पोर्टफोलियो मिला और जगजीवन राम और चौधरी चरण सिंह को उप प्रधानमंत्री बनाया गया। यह सरकार 2 साल और कुछ महीने चली, लगातार इसमें अंतर विरोध होते रहे, और तब जगजीवन राम के सार्वजनिक जीवन पर एक बड़ा आंच आई। जी, इससे पहले ये आंच तो खैर आई, लेकिन जगजीवन राम को, दलित चेहरे को, दलित नेता को जिस कांग्रेस जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री पद के लिए नहीं चुना, और ये उनकी मतलब ऐतिहासिक भूल थी, क्योंकि दलितों के की जो प्रताड़ना हुई बेलची में, उसी के चलते जनता पार्टी की छवि खराब होने। वो तस्वीर होगी जिसमें इंदिरा गांधी हाथी पे सवार होकर बेलची गई जाएगी, मैं खोजता हूँ वो तस्वीर खोजिए। बिहार के बेलची में एक हत्याकांड हुआ, ऊंची जाति के लोगों ने दलितों को मारा, वहां पर जनता पार्टी की सरकार थी। अगर मुझे ध्यान आ रहा है तो कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री थे बिहार में, और केंद्र में भी जनता पार्टी की सरकार थी, और नालंदा एरिया, हाँ नालंदा का बेलची जी, और वहां की सरकार दलितों को देखने नहीं पहुंची। इंदिरा गांधी जो लगभग राजनीतिक निर्वासन में थी, वो हाथी पे सवार होकर बेलची गई, और वहां पर अगले दिन आप सोचिए कि अखबारों में वो ये वाली तस्वीर, ये तस्वीर देखिए, अखबारों में वो तस्वीर छपी, देश के बड़े बड़े अखबारों में, कि कुछ साल पहले तक जो महिला देश की प्रधानमंत्री थी, सर्वशक्तिमान थी, उनको दलितों की इतनी चिंता थी कि वो दिल्ली से बिहार के भीतर के गांव में कीचड़ से, बाढ़ से डूबे प्रभावित गांव में हाथी पर सवार होके गरीबों का हाल लेने पहुंची, और उन गरीबों के हक का हवाला देकर जो लोग सत्ता पर काबिज हुए, उन्हें इसकी फिक्र नहीं है। यह तस्वीर इंदिरा गांधी की सिर्फ नेशनल मीडिया में वापसी नहीं थी, ये तस्वीर इंदिरा गांधी की राजनीतिक वापसी थी, और इसको सबसे पहले इंदिरा की सत्ता से जड़ें उखाड़ने वाले आदमी, उस संत जेपी ने इसको पहचाना था। जेपी का एक लंबा इंटरव्यू उन दिनों छपा ऋषभ, और उनसे पूछा गया कि क्या आपको लगता है कि कभी इंदिरा गांधी की राजनीति में वापसी होगी? जयप्रकाश नारायण ने कहा, आप होगी की बात कर रहे हैं, मुझे होती नजर आ रही है। उनका इशारा भी इसी तस्वीर की तरफ था। बाबू जगजीवन राम से उनका हक छीना गया, और जनता पार्टी के अंदर 3 धड़े लगातार काम कर रहे थे। एक मोरारजी देसाई का धड़ा था, जिसके साथ जनसंघ, अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी, इनका धड़ा मजबूती के साथ था। चौधरी चरण सिंह थे, जिन्हें लग रहा था कि उनका हक है प्रधानमंत्री बनने का, क्योंकि वो सबसे बड़े किसान नेता हैं, हरियाणा से लेके और बिहार के पूर्वी हिस्से तक उनकी तूती बोलती है। और जगजीवन राम जो देश के सबसे बड़े, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये मास्टर स्ट्रोक होता जनता पार्टी का, क्योंकि कांग्रेस सत्ता में काबिज थी एक पिरामिड के चलते, जिसके 3 सिरे थे, ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम। यदि जनता पार्टी ये दलितों वाला ब्लॉक अपने हक में ले आती, अपने हिस्से में ले आती, तो ये बहुत बड़ी क्रांति होती, बहुत बड़ा सामाजिक संदेश होता। और देखिए, ये अफसोस की बात है, बहुत सारी बातें होती हैं देश में, और जब राजनीतिक तर्क गढ़े जाते हैं तो लोग कहने लगते हैं आप जाति को क्यों ले आ रहे हैं। लेकिन आज़ादी के 70 साल बीतने के बाद भी इस देश में कोई दलित आज तक प्रधानमंत्री नहीं बना है। जो सबसे काबिल आदमी था उसको उसमें बनने नहीं दिया। बाबू जगजीवन राम, जिनको सबसे ज्यादा प्रशासनिक अनुभव था, उनको बनने नहीं दिया, जो हर मंत्री पद पर काम कर चुका था, जिसका जनाधार था,
बाकी नेताओं से ज्यादा जाना। प्रशासनिक अनुभव, राजनीतिक अनुभव, जनाधार, उन्होंने खुद को साबित किया था हर मंत्री पद पर रहते हुए, मतलब लेबर मिनिस्टर से लेकर वो कृषि मंत्री, टेलीकम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, कृषि, डिफेंस, सारे पदों पर थे। लेकिन हम लोगों को ये लग रहा होगा कि जगजीवन राम जब जनता पार्टी में थे और प्रधानमंत्री के पद पर दावा कर रहे थे तो उनके सबसे बड़े दुश्मन जनता पार्टी के दूसरे धड़े होंगे। हमें गलत लग रहा था। कोई था जिसने जगजीवन राम को उनकी बगावत के लिए माफ नहीं किया था। ये कोई था, कोई थी जिनका नाम था इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जिनकी छोटी बेटी मेनका गांधी के संपादकत्व में एक मैगजीन छपती थी। मैगजीन का नाम था सूर्या। गांधी परिवार के करीबी मित्र थे चर्चित पत्रकार खुशवंत सिंह। एक रोज खुशवंत सिंह की मेज पर पीले लिफाफे में कुछ तस्वीरें पहुंचती हैं। खुशवंत सिंह कैसा लिखते हैं आपको पता ही है। खुशवंत सिंह ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है वो तस्वीरें साक्षात पॉर्न थी। मुझे लगा कि मैं डेबोनेयर का अनसेंसर्ड एडिशन देख रहा हूं। वो तस्वीरें देश के उप प्रधानमंत्री जगजीवन राम के बेटे सुरेश कुमार की तस्वीरें थी। नग्न अवस्था में तस्वीरें थी। सुरेश कुमार सेक्स कर रहे थे एक लड़की के साथ, अलग अलग मुद्राओं की तस्वीरें थी। खुशवंत सिंह अपने शोखी भरे अंदाज में लिखते हैं, ऐसा लग रहा था जैसे कामदेव ने अपनी सारी 56 कलाएं और सारी संभोग मुद्राओं को सचित्र कर दिया। लिखा था कि 64 काम कलाएं होती हैं, उनमें से 10 थी हैं। अच्छा, वो तस्वीरें आपको गूगल करने पर आज भी नजर आ जाएंगी। हमने ब्लर कर दी हैं जाहिर से कारणों से। उन तस्वीरों में ये जो महिला नजर आ रही हैं, बाद में जांच के दौरान पता चला कि इनका नाम सुषमा है और ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की बीए की स्टूडेंट हैं। एज डिफरेंस भी था, उसमें सुरेश 45-46 के थे और वो 20-21 साल की लड़की थी। बाद में ये कहा गया, देखिए अब इसमें क्या क्या हुआ। सुरेश कुमार ने कहा कि उनके राजनीतिक विरोधियों ने उनको किडनैप किया, एक कार में डाला, कुछ पिलाया, उन्होंने होश गंवा दिया, फिर उनको उस बेहोशी के से आलम में ऐसे लिटा दिया गया। एक महिला उनके ऊपर आ गई और ये तस्वीरें खींच ली गई। ये एक पहला बयान था। बाद में अदालत में यह हुआ कि यदि कोई बेहोशी के आलम में होगा तो संभोग करने की स्थिति में नहीं होगा, यह बात आई। और आज के दौर के एक चर्चित नेता का नाम तब अभियुक्त के तौर पर, आरोपी के तौर पर सामने आया था और उस नेता का नाम है केसी त्यागी, जो कि युवा नेता हुआ करते थे दिल्ली यूनिवर्सिटी के। और यह कहा गया कि वो धड़ा जो जगजीवन राम की सियासत को कमजोर करना चाहता था, उसने केसी त्यागी और वेस्टर्न यूपी के कुछ और ओमवीर सिंह ऐसे कुछ नेताओं के जरिए, युवा नेताओं के जरिए ये पूरी साजिश रची थी। इसकी एक सूत्रधार इस वक्त जो मोदी सरकार की कैबिनेट मंत्री हैं मेनका गांधी, उनको भी बताया जाता है। और बाद में मेनका गांधी की ही मैगजीन सूर्या में ये तस्वीरें छपी। खुशवंत सिंह ने ये तस्वीरें छापने से इनकार कर दिया था। वो हिंदुस्तान टाइम्स या नेशनल हेराल्ड के खुशवंत सिंह संपादक थे, सूर्या मैगजीन के कंसल्टिंग एडिटर थे। लेकिन खुशवंत सिंह का ये कहना है कि मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं थी और मैंने इन तस्वीरों को छापने से मना किया था। मुझे ये बैड टेस्ट में लगी थी तस्वीरें। किसी के निजी जीवन में क्या है, बाद में सुषमा और सुरेश की शादी हो गई और सुरेश कुमार की मृत्यु के बाद कहते हैं कि सुषमा को जगजीवन राम के परिवार ने नहीं अपनाया, ऐसा ही कुछ है। हाँ, सुरेश की भी मृत्यु जल्दी हो गई थी, 85-86 में हो गई थी। 86 में जगजीवन राम मरे, लगभग उसी समय उनकी भी मृत्यु हुई थी सुरेश की। और जगजीवन राम की राजनीतिक विरासत को संभाला उनकी बेटी मीरा कुमार ने, जो आईएफएस ऑफिसर थी और बाद में सासाराम से 5 बार सांसद रहीं और 2009 से 14 तक लोकसभा की स्पीकर भी रही। सूर्या के बाद क्या हुआ सर? सूर्या के बाद इनका मतलब राजनीतिक पतन होना शुरू हो गया एक तरीके से, क्योंकि 80 में इन्होंने आखिरी कश लगाया। 79-80 में प्रधानमंत्री बनने के लिए कहते हैं कि जगजीवन राम के पास लोकसभा का बहुमत भी मिल गया था। ज्यादा मतलब कहेंगे अपनी राजनीति बचाए रखने के लिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि एक इन्होंने कश ये लगाया कि जब चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री थे, बिना संसद का सामना किए उनकी सरकार का अंत होने जा रहा था, इंदिरा गांधी ने सपोर्ट वापस ले लिया था, तब कहते हैं कि जनता पार्टी का एक बड़ा धड़ा जगजीवन राम के परचम तले गोलबंद हो गया था। ये तीसरा मौका था उसी 2-2.5 वर्ष के कार्यकाल में जब जगजीवन राम प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदारी कर रहे थे। उनके पास पर्याप्त नंबर भी थे, लेकिन तब नीलम संजीव रेड्डी ने, वही आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जो 69 में इंदिरा गांधी के चलते
राष्ट्रपति नहीं बन पाए थे। 80 में उन्होंने ऐसा फैसला लिया जिससे इंदिरा गांधी को मदद मिली। उन्होंने जगजीवन राम को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित नहीं किया, लोकसभा के भंग करने का फैसला किया लोकसभा को। इसका कोई फिक्स नियम नहीं था, ये पूरी तरह से राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर। संविधान में कोई नियम नहीं कि आप क्या करेंगे। उन्होंने मतलब एक तरीके से अनुचित फैसला लिया, जो भी कहें, जो भी उन्होंने फैसला लिया। हालांकि जगजीवन राम को मौका दिया जा सकता था। जगजीवन राम को मौका नहीं मिला। उसके बाद उन्होंने कांग्रेस जे बनाई, कांग्रेस जगजीवन राम, और 1986 तक रहे, लेकिन उनका राजनीतिक अवसान होना शुरू हो गया। कैसे याद किया जाना चाहिए जगजीवन राम के, क्या सबक हैं भारतीय राजनीति के अध्येता के लिहाज से? जगजीवन राम सर मेरे हिसाब से बहुत बड़े नेता थे और जिन्होंने हर मौके को पहचाना। तो जो भी अगर कोई दलित नेता निकलता है या कोई मतलब शोषित समाज से निकलता है तो उनको वाकई में ये चीज़ें सीखनी चाहिए कि सिर्फ बोलना या विरोध करना ही चीज़ें नहीं होती हैं, आपको हर मौके पर काम करके दिखाना होता है, जो कि जगजीवन राम ने किया था। और सिर्फ दलित नेता नहीं, काम करने की वजह से वो प्रधानमंत्री पद के बार बार दावेदार बने रहे, जिस चीज़ से मायावती को भी सबक लेना चाहिए, जो कि अभी के दौर में उनको बड़ा दलित नेता माना जाता है। मायावती के विपक्ष में एक बात यह भी जाती है कि मायावती हालांकि एक बार अपने दम पर और 3 बार भाजपा के सपोर्ट से यूपी की मुख्यमंत्री तो बनी, लेकिन पैन इंडिया अपील के लिए जो चीज जरूरी है, जो केंद्रीय प्रशासनिक अनुभव जरूरी है, वो मायावती के पास नहीं था, है ना। और वो लगातार चुनावी जीतें हासिल नहीं कर पाई, जो नरेंद्र मोदी ने हासिल की या कुछ और नेता हासिल कर रहे हैं, जिससे उनका कद मजबूत होता है। जगजीवन राम की बात करें तो मैं वही बात कहूंगा जो शुरुआत में कही थी कि देश के दलितों को, देश की स्त्रियों को ये समझना होगा कि शिक्षा के जरिए ही मौके पाए जा सकते हैं, शिक्षा और संघर्ष। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी यही बात कहा करते थे। जगजीवन राम ने अपनी पढ़ाई की शुरुआत भी इंग्लिश मीडियम से की थी। हाँ। उस जमाने में इंग्लिश मीडियम में पढ़ा करते थे। चलते चलते आपको एक छोटा सा किस्सा सुना देता हूं। बाबू जगजीवन राम, आरा का लड़का, देश का लगातार सांसद रहा, केंद्रीय मंत्री रहा। एक आदत आरा की उसने कभी नहीं छोड़ी। मंत्री बनने के बाद वो हमेशा महंगी विदेशी सिगरेटें पीते थे, सिगार पीते थे, मगर कैसे पीते थे? वैसे ही पीते थे जैसे मुट्ठी बंद करके कोई गांव का आदमी बीड़ी पीता है। और दिल्ली के अंग्रेजीदा पत्रकार, ब्रिटिश हैंगओवर वाले पत्रकार अक्सर इसकी खिल्ली उड़ाते हुए लिखा करते थे। मैं कुछ पुराने पत्रकारों की ऑटोबायोग्राफी पढ़ रहा था जिसमें बार बार इसका जिक्र था, ही स्मोक्स लाइक अ पेजेंट। वो एक किसान की तरह, वो एक मजदूर की तरह सिगरेट पीते हैं। ऐसे थे बाबू जगजीवन राम। और उस समय के पत्रकारों ने बाबू जगजीवन राम के कान के बालों पर भी एक पैरा लिखा। मतलब ये बड़ी कमाल की बात थी। नेहरू की नफासत और नजाकत का इस कदर मारा था ये मुल्क कि कोई भी आदमी अगर अपने हिस्से का देहात अपने साथ लेकर दिल्ली आ जाता था तो लुटियंस दिल्ली में जैसे गर्द चलने लगती थी, जैसे हवाएं उड़ने लगती थी और हवाओं में ककड़ीले पत्थर आने लगते थे, जिससे साहबों का स्वाद खराब हो जाता था। इसमें तारीफ की बात यह थी कि आदमी उनके दबाव में नहीं आया, जो जैसे थे वैसे रहे, किसी के दबाव में नहीं आए और यहाँ बने रहे थे। दिल्ली में सरवाइव करना भी अपने आप में एक कला है, कोई अरुण जेटली से पूछे। और सर ये एक ऐसे नेता रहे हैं जिनके लिए विपक्षी पार्टी यानी भाजपा के तरुण विजय ने भारत रत्न देने की मांग की थी। हालांकि मतलब इसको बहुत ज्यादा तूल नहीं दिया गया। नहीं, लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पे मानता हूं कि बाबू जगजीवन राम को भारत रत्न दिया जाना चाहिए। बाबू जगजीवन राम को भी भारत रत्न मिलना चाहिए, काशी राम को भी भारत रत्न मिलना चाहिए, क्योंकि भीमराव अंबेडकर के बाद यही देश के 2 सबसे बड़े दलित नेता हुए हैं। और ये बहुत छोटी सी श्रद्धांजलि होगी देश की तरफ से इन 2 बड़े नेताओं को। आज के इस जी अगर दे दें नरेंद्र मोदी इस साल या अगले साल दोनों नेताओं को, तो क्या परिदृश्य हो? उनका दलित एजेंडा और मजबूत हो जाएगा, दलितों के बीच और बड़ा संदेश जाएगा। इसी संदेश के साथ ये फेसबुक लाइव खत्म करते हैं। यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज दी लल्लन टॉप को लाइक करिए, ताकि लगातार इस तरह के फेसबुक लाइव, इस तरह के वीडियोस, इस तरह की कमेंट्री और इस तरह की खबरें आप तक पहुंचती रहें। अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए, जियो अभी तक महंगा नहीं हुआ है। मेरा नाम सौरभ द्विवेदी, मेरे साथी ऋषभ प्रतिपक्ष और कैमरे के पीछे अमितेश सिन्हा। शुक्रिया।